नमस्कार, मैं अमृत कुमार यादव, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जनपद फतेहपुर। कोविड नामक वैश्विक महामारी के भावी संकट को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में प्रसारित होने वाली इन ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का ये व्याख्यान विशेष रूप से डीएलएड पाठ्यक्रम में अध्ययनरत द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास नामक प्रश्न पत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। लेकिन मुझे आशा है कि बाल अधिकारों के क्षेत्र में रुचि रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को इससे कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। मैं अपने व्याख्यान की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला दृश्य है एक माँ के गर्भ में पल रहा वो भ्रूण जिसे लड़की होने के कारण ही जल्द ही नष्ट कर दिया जाएगा। एक कूड़े के ढेर में फेंका गया वो नवजात शिशु जिसे कि उम्मीद है कि बच जाए या फिर चींटियों का झुंड उसे अपना निवाला बना जाए। एक ईंट भट्ठे में काम करने वाला वो मासूम बच्चा जो कि अपने वजन का दूना भार अपने सिर पर उठाए हुए डगमगाते पैर आगे दौड़ा चला जा रहा है। और अगला दृश्य है एक होटल या ढाबे में काम करने वाला वो बच्चा जो कि पूरा दिन ग्राहकों को भोजन कराने के बाद अब भूखा और मायूसी के साथ एक कोने में बैठा हुआ है। इसके साथ ही अपने साथ यौन दुर्व्यवहार के आघात को लिए हुए सिसकियों में अपने दर्द को बयां करने वाली वो नन्ही बच्ची। और अंतिम दृश्य अपनी जात, धर्म या संप्रदाय के कारण विद्यालयों में या सार्वजनिक स्थल पर दुर्व्यवहार के मानसिक आघात को सहने वाले वो अनेक बच्चों का दृश्य। ये दृश्य मानवता को शर्मसार करते हैं। जी हाँ, आज मैं आप सबके साथ बाल अधिकारों की चर्चा करने वाला हूं। इस प्रकरण को मैं दो भागों में बांट करके चर्चा करूंगा। पहले भाग में ये देखूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों की शुरुआत कहां से हुई, किन संगठनों ने बाल अधिकार की मुहिम को आगे बढ़ाया, बाल अधिकारों का वो पहला दस्तावेज कौन था जिसने दुनिया के तमाम देशों को ये सोचने के लिए विवश कर दिया कि हमें अपने देश के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके बचपन को बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि किसी देश का भविष्य उसके बच्चों के स्वस्थ विकास में ही सन्निहित होता है। उसके बाद दूसरे भाग में मैं ये देखूंगा कि भारत में बाल अधिकारों के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हुए हैं। भारत के संदर्भ में हुए कार्यों को दो भागों में बांट करके देखा जाएगा। पहले भाग में स्वतंत्रता के पूर्व हुए कार्यों को देखा जाएगा और दूसरे भाग में स्वतंत्रता के पश्चात। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों तक बाल अधिकारों के बारे में कोई विशेष जागरूकता नहीं थी। तभी इजल्टिन जेब नाम का एक नवयुवक प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से संघर्ष कर रहे देशों को और उन देशों में मुख्य रूप से वहाँ के बच्चों को देख रहा था कि वे किस प्रकार से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके विकास की संभावनाएं किस प्रकार से क्षीण हो रही हैं। उसके मन में अनेक सवाल आ रहे थे कि इन बच्चों का जिस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है वो इस संकट से क्यों गुजर रहे हैं। इसी पेशोपेश में उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया
और उस डॉक्यूमेंट में उसने उन सभी बिंदुओं को सम्मिलित करने की कोशिश की जिससे कि एक बच्चे के संपूर्ण विकास की संभावनाओं को संरक्षित किया जाए, पोषित किया जाए। इस डॉक्यूमेंट में मुख्य रूप से 5 बिंदुओं को सम्मिलित किया गया था। पहला यह है कि एक बच्चे के सामान्य विकास के लिए जिन संसाधनों की, जिन ज़रूरतों की आवश्यकता होती है उन्हें पूरा किया जाए जिससे कि बच्चे का सामान्य विकास सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा, यदि बच्चा भूखा है तो उसे भोजन प्रदान किया जाए, यदि बच्चा बीमार है तो उसकी सेवा की जाए, यदि बच्चा पिछड़ा है तो उसकी मदद की जाए, यदि बच्चा बाल अपराधी हो गया है तो उसे सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया जाए, और यदि बच्चा अनाथ हो गया है तो उसे आश्रय मिलना चाहिए। तीसरा बिंदु, यदि बच्चा संकट में है तो उसे तुरंत सहायता मिले। और चौथा बिंदु, बच्चे को इस प्रकार से सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं कि वो अपने जीविकार्जन में सफल हो और अपने को हर प्रकार के शोषण से संरक्षित कर सके। और पांचवा और अंतिम बिंदु जो इस डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया गया था वो ये है कि बच्चे को इस प्रकार से पलने, इस प्रकार से बढ़ने का, विकास करने का मौका दिया जाए जिससे कि उसकी क्षमताएं किसी देश के लिए कल्याणकारी हों, उस देश के निर्माण में काम आ सकें। इस डॉक्यूमेंट को लीग ऑफ नेशन ने 26 नवंबर 1924 को स्वीकार किया और वर्ल्ड चाइल्ड वेलफेयर चार्टर के नाम से इसकी घोषणा की। ये शायद पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने मानवाधिकार के बारे में सोचने के लिए विश्व के अनेक देशों को विवश किया। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस डॉक्यूमेंट को, जिसे हम प्रायः जिनेवा डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, उसे 1959 में स्वीकार किया और अपने सदस्य देशों के साथ ये मंत्रणा करने लगा कि हमें विश्व के सभी देशों में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनके विकास की संभावनाएं सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अगला कदम 1989 को सामने आता है जब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रंस राइट होता है। इस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट में उसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी देशों के साथ साझा किया और उन्हें लीगली बाउंड किया कि उन्हें अपने देश में इन्हें लागू करना ही होगा। इस कन्वेंशन में जो मुख्य बिंदु थे वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार होगा। बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, माता पिता तथा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार होना, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार को रोकने एवं राष्ट्र द्वारा ये कानून बनाने की बात इसमें कही गई थी। यदि माता पिता अथवा उनके जो संरक्षक हैं उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र इन बच्चों को संरक्षण देगा। बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना, जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना, शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना, बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्यों में संलग्न करने, शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना, बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाना, सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने या सेना में भर्ती होने से निषेध करना। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। देखते हैं कि भारत में जहां बाल विवाह, देवदासी प्रथा, कन्यावध और बलि प्रथा जैसी अमानवीय और मानवता को शर्मसार करने वाली प्रथाएं प्रचलित थी, वहाँ आज के आधुनिक युग में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है। सबसे पहले मैं देखूंगा
कि भारत के संविधान में बाल अधिकारों को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21(1) ए, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 29(2) के द्वारा बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21(a) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 23 में बच्चों के क्रय विक्रय और उनसे बलात्संग कराने का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को खतरनाक फैक्ट्री या कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ये देखा गया है कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39(e) और 39(f) तथा अनुच्छेद 45 में भी भारत के बच्चों के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था है कि 3 से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और ऐसा करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संविधान में बाल अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है और इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप समय समय पर अनेक अधिनियम भी बनाए गए हैं। अब आइए देखते हैं कि वे कौन से अधिनियम हैं जिनसे बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। सबसे पहले स्वतंत्रता के पूर्व के अधिनियमों की चर्चा करते हैं। इनमें पहला अधिनियम बाल श्रम अधिनियम 1933 है और दूसरा बाल नियोजन अधिनियम 1938। स्वतंत्रता के बाद 22 अगस्त 1947 को भारत की पहली बाल नीति की घोषणा की गई। इस बाल नीति में जो प्रमुख प्रावधान हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके पश्चात के विकास के पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं किया जाए जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम न हो जाएं। राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए। जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, राज्य उन्हें शिक्षा देने के लिए अन्य तरीके उपलब्ध कराए। राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में नहीं लगाएगा और ऐसे कार्य में संलग्न बच्चों को संरक्षण भी प्रदान करेगा, अर्थात वैसे कार्यों से उन्हें मुक्ति दिलाएगा। प्रतिभा संपन्न बच्चों का पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। राज्य को मादक पदार्थों के सेवन, उत्पादन और व्यापार से बच्चों को बचाना चाहिए। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षा को ऐसे जीवन की तैयारी होना चाहिए जिससे कि बच्चों में समझ, शांति एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। इस प्रकार से भारत में जारी की गई प्रथम बाल नीति में बहुत ही उन्नतशील और प्रगतिशील सोच को दर्शाते हुए ये व्यवस्था की गई है कि बच्चे को किस प्रकार से हर प्रकार की सुविधाएं दी जा सके, जिससे कि वो अपनी क्षमताओं को राष्ट्र के विकास में सकारात्मक रूप से निवेश कर सके और उससे संपूर्ण राष्ट्र को लाभ प्राप्त हो सके। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद ऐसे कौन से कानून हैं जिनके द्वारा बालकों को संरक्षण और बालकों के अधिकारों को संरक्षण मिला हुआ है। इनमें पहला कानून मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है। उसके बाद प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। अगला
मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, शिशु अधिनियम 1961 और इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम आया दी चाइल्ड राइट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके द्वारा बाल श्रम को निषेध करने और उसके रेगुलेशन की व्यवस्था की गई है, अर्थात किसी बच्चे से बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। इसके बाद अगला अधिनियम जो आया वो 2005 में आया और इस अधिनियम के द्वारा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट और राज्यों के स्तर पर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट का गठन किया गया। यह एक्ट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट 2005 है। इसी एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर जो आयोग गठित किए गए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के कन्वेंशन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए और भारत के संविधान के उपबंधों के अनुरूप नियम, नीतियाँ, कार्यक्रम बनाएंगे और बच्चों के अधिकारों पर कहीं भी अगर चोट पहुंचती है तो उसको पर्याप्त संरक्षण इन आयोगों को देना है। आगे देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट बालकों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में आया, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक अधिनियम था। ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि संपूर्ण भारत में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार को दी गई। इसके बाद कुछ अन्य कानून भी आए हैं, जिनमें कि द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही RPW एक्ट राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भी आया, जिसके द्वारा शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस चर्चा से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कानून हैं और उन कानूनों का यदि सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो किसी भी बच्चे के अधिकार को कहीं चोट नहीं पहुंचेगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत के केंद्र सरकार में एक मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी की वर्तमान जिम्मेदारी माननीय स्मृति ईरानी जी के पास है। यह मंत्रालय बच्चों के विकास के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं बनाता है। बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में 6 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम, अगला प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नेशनल क्रच स्कीम, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इसके बाद अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक ट्रायम्फ ट्रायंगल की। इस ट्रायम्फ ट्रायंगल में 3 चीज़ों को रख करके हम देख सकते हैं। ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पर हेल्थ सर्विसेज को, दूसरे वर्टेक्स पर एजुकेशन को और तीसरे वर्टेक्स पर उसके न्यूट्रिशन को रखा गया है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण की बात करें, तो इसमें सरकार के द्वारा बच्चों को पुष्टाहार प्रदान किया जाता है। जो दुर्बल वर्ग के परिवार हैं उनके बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक गुणवत्ता युक्त और पोषण से भरपूर
पुष्टाहार की व्यवस्था की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो विद्यालय जाते हैं उनके पोषण को ध्यान में रख करके MDM स्कीम के अंतर्गत दोपहर में पका पकाया पौष्टिक युक्त खाना दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका कि चिन्हीकरण आशा बहू के द्वारा किया जाता है, उन्हें भी प्रसव पूर्व देखभाल और पोषण की व्यवस्था सरकार के स्तर पर की जाती है। अब आते हैं हम हेल्थ पर। हेल्थ की सर्विसेज के बारे में अगर बात की जाए तो गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच की व्यवस्था और उनके संस्थानिक प्रसव के बारे में सरकार के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। बच्चे के जन्म के बाद उसके नियमित टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जो बच्चे कुपोषित पाए जाते हैं उन बच्चों को पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता की भी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ऐसे बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष के हैं और विद्यालयों में पंजीकृत हैं और अध्ययनरत हैं, उनके लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत भी की गई है। इसके अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल पर डॉक्टर्स और स्टाफ की एक टीम विद्यालयों में जाती है और बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण करके उन्हें आवश्यक परामर्श और आवश्यक दवाएं देती है। यदि गंभीर स्थिति होती है तो उन्हें चिकित्सीय सुविधा के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के सेक्टर में RTE एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा स्थापित विद्यालयों में प्रदान की जा रही है। इसके साथ बच्चों के विद्यालयों में शारीरिक दंड पर पूर्णतः निषेध है। किसी भी तरीके का मानसिक आघात बच्चे को न हो, इस बात के लिए शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें इस बात के लिए जागरूक किया जाता है। ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या जो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं या किसी आपदा में उनके माँ बाप उनसे खो गए हैं, तो इन बच्चों के लिए सरकार के द्वारा अनाथालय भी चलाए जाते हैं और वहाँ उनके स्वास्थ्य और उनके समुचित विकास का ध्यान दिया जाता है। इतनी चर्चा के बाद अब किसी भी व्यक्ति को ये लगने लगेगा कि भारत में वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था दी गई है जिससे किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके से शोषण या उसके साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार वास्तविकता सिद्धांतों से भिन्न होती है। जब तक नियम धरातल पर उतरते हैं तब तक बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बदल चुकी होती है, या यूँ कहें कि उनके जो सुनहरे पल होते हैं वो गुजर चुके होते हैं। जी हाँ, आज हम देखते हैं तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में बाल मृत्यु दर की स्थिति प्रति 1000 पर 23 बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। यौन हिंसा की बात करें तो यद्यपि 2017 और 18 का ये आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक अध्ययन किया गया, चाइल्ड एब्यूज़ इन इंडिया नाम का एक अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि 53%, लगभग 53.22% बच्चियाँ कभी न कभी अपने जीवन में यौन हिंसा का शिकार अवश्य होती हैं। इसके साथ ही पिछले शायद 2 या 3 साल पहले की बात है जब हमने देखा था कि एक बच्ची भात भात कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। इस प्रकार की ऐसी घटनाएं हम लोग समाचार पत्रों में अक्सर देखते रहते हैं। इन घटनाओं के बाद हम देखते हैं कि अभी भी भारत में बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम व्यक्ति को भी इस बारे में सचेत होना पड़ेगा। शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने वाली एजेंसीज़, सामाजिक कार्यकर्ता, NGOज़ को एक साथ कोऑर्डिनेशन मिला करके
बेहतर जन जागरूकता के साथ हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को उनका बचपन वापस दिला पाएंगे और उन्हें भावी भारत के निर्माण के लिए तैयार कर पाएंगे। तो ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा में कैलाश सत्यार्थी का उल्लेख करना आवश्यक है, जिन्होंने भारत में बचपन बचाओ अभियान के तहत अनेकों बच्चों की ज़िंदगियों में रोशनी पहुंचाने का काम किया और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास देखते रहें कि किसी बच्चे के बाल अधिकारों का हनन न हो नहीं पाए, क्योंकि एक बच्चा किसी माता पिता की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता, वो अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है, अपने आप में वो एक जीवन है। धन्यवाद।